नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी क्वेस्ट के डेली क्विज 16 सीडीपी में आज हम कुल 10 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, एक व्यक्ति अपने बारे में जानने में सक्षम है। किसी के व्यक्तित्व की धारणा उसका स्वयं है। दूसरी ओर किसी का दृष्टिकोण, धारणा और आत्म परिकल्पित पहचान उसकी है। अ पर्सन इज एबल टू नो अबाउट वन सेल्फ, परसेप्शन ऑफ वंस पर्सनैलिटी इज his self. On the other hand, one's view, impression and self-hypothesized identity is his. Option A, आत्म जागरूकता, B, स्वबोध, C, आत्मसम्मान और D, आत्म अवधारणा। This is called self concept. अगर यहां पे सिर्फ ये पता होता दैट अगर वो कहता कि नॉलेज अबाउट सेल्फ और उसमें स्ट्रेंथ या वीकनेस की बात करता तो आंसर होता आत्म जागरूकता। आत्मबोध जो हम प्राप्त करते हैं किसी चीज के बारे में बहुत गहन मेडिटेशन द्वारा या किसी कार्य द्वारा, जैसे गांधी या महात्मा बुद्धा, ही इज द ओनली वन। सेल्फ एस्टीम्ड जो हम प्राप्त करते हैं, आत्मसम्मान जो आसपास में, तो वो होता है। इसका आंसर होगा डी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु पर्यटन का महत्व होता है क्योंकि टूरिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एजुकेशन इफेक्टिव बिकॉज। ऑप्शन ए, छात्र कक्षा कार्य से थककर अन्य कार्यों में रुचि लेते हैं। बी, छात्रों के अतिरिक्त समय का सदुपयोग होता है। सी, छात्रों को पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं का वास्तविक अनुभव होता है। और डी, छात्र एक दूसरे को भली भांति समझते हैं। देखिए, ये इसका आंसर होगा सी। तो इसको कहते हैं ये रियल एक्सपीरियंस है जिसके लिए हम यहां पे जाते हैं। ये कह रहा है टाइम को यूटिलाइज करना। टाइम यूटिलाइज लोग कैसे करते हैं? सामान्य कार्य से हट करके, एक शेड्यूल से हट करके कुछ क्रिएटिव काम करना। अब ये कह रहा है कि थककर अन्य कार्य में रुचि लेते हैं। जब रुचि की बात होती है तो यहां पे सिंपली आपकी हॉबी आती है। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट से हॉबी जुड़ी हुई होती है। एक दूसरे को भली प्रकार समझने के लिए यहां पे विद्यालय जीवन से आगे जाने की बात होती है कि जब हम किसी से नई मित्रता करते हैं तो उसके साथ नए नए क्षेत्रों पे मिलने से हमारी एक दूसरे के प्रति समझने की जो एक क्षमता होती है वो बेहतर होती है। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, थर्ड, ऐसे कारक की पहचान कीजिए जो हमें समस्या समाधान से विरत करता है। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डिट्रैक्ट्स अस फ्रॉम सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ऑप्शन ए, लचीलापन, बी, अपसारी चिंतन, सी, न्यास और डी, उद्देश्य। एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे क्वेश्चन था और वो था कि समस्या समाधान से संबंधित मेथोडोलॉजिकल टीचिंग के लिए वो बताइए। तो मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ आपको कि जब आप किसी बच्चे में समस्या समाधान की आदत को पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसके सामने प्रॉब्लम रखिए। इन प्रॉब्लम को रखते समय आपका रोल होना चाहिए फैसिलिटेटर का, और कोशिश कीजिए अगर वो अटक रहा है तो वहाँ पे स्कैफोल्ड दीजिए, यानी क्यूज दीजिए, हिंट दीजिए। और समस्या को हाफ, याद रखिएगा, समस्या को हाफ सॉल्व कीजिए अगर जरूरत पड़ती है तो, और बाकी बच्चे को करने दीजिए। हाँ, अब आंसर की बात करते हैं तो सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, अगर आपको फैक्टर देखना हो तो वो है सेट, यानी कि माइंड सेट। इसको याद रखेंगे आप माइंड सेट के रूप में। तो व्यक्ति का जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ये इसके अलावा फंक्शनल फिक्सेडनेस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो फंक्शनल फिक्सेडनेस भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक होती है। तो आप इसे साइकोलॉजी वाली बुक में देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक अंतः सांस्कृतिक शोध में लेखक ने पाया कि गरीब गोरे अमेरिकी काले धनी अमेरिकियों से बौद्धिक रूप से धनी थे। यह भी तर्क किया गया कि जाति, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, वातावरण और आनुवंशिकी कारक बौद्धिक विकास के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार बौद्धिक विकास में कमी के कारण हैं। इन ए क्रॉस कल्चरल
research, the author found that poor white Americans were intellectually superior than rich black Americans. It was also argued that race, socio-economic conditions, environment, and genetic factors are responsible for intellectual growth. Thus, poor intellectual growth is because of option 1 गरीबी, 2 जाति, 3 सामाजिक आर्थिक स्थितियां यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और 4 जाति और वातावरण। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 3 और 4, 2 और 3। फर्स्ट तो ये कि ये एक बहुत ही नेगेटिव रिसर्च है, क्योंकि अगर आप किसी रिसर्च के द्वारा किन्हीं दो प्रकार के वर्गों के बीच में कुछ एक निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के लिए आप कोई रिसर्च करते हैं तो वो एक नेगेटिव रिसर्च होती है। ऐसी एक रिसर्च बेल कर्व के रूप में थी। बेल कर्व ये हर्स्टाइन एंड मरे ने की थी रिसर्च। सो दिस इज अ वेरी नेगेटिव रिसर्च। 1971 में ये बुक लिखी गई थी, बेल कर्व। तो ये एक बहुत नेगेटिव रिसर्च है जिसमें कि ब्लैक और वाइट का कंपैरिजन किया गया था। तो रेस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, एनवायरनमेंट और जेनेटिक फैक्टर, ये सारी चीज़ें इन दो ऑप्शन में आ जाती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ गया, जाति आ गई, वातावरण आ गया। तो ये सारी चीज़ें, जाति में ही आपका जेनेटिक फैक्टर भी शामिल हो गया। तो इस तरीके से आंसर होगा इसका 3 और 4 यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति विज्ञान की तकनीकी है? ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ निमोनिक्स? ऑप्शन ए अभ्यास, बी नामों का स्थान के साथ कोडीकरण, सी बिंब, और डी अक्षरों के लिए संख्या कूट का प्रयोग। जी, अक्षरों के लिए संख्या कूट का प्रयोग, जैसे अगर हम 1 लिखते हैं तो ये बहुत मिलता जुलता है आई से, और अगर हम 2 लिखते हैं तो ये मिलता जुलता है जेड से, और अगर हम 3 लिखते हैं तो बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना होगा तो हम इसे एम या डब्ल्यू के रूप में दिखा सकते हैं। इसी तरीके से 4 को हम एच के रूप में दिखा सकते हैं। तो ये जो तरीके हुए, इनको हम जब यूज़ करते हैं तो हम इनसे नेमोनिक्स बनाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर कोई कहे कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ले जाना है तो आपको याद रखना होगा, इलेबोरेटिव रिहर्सल की बात की है एटकिंसन और शिफ्रिन ने। नामों के स्थान पर कोडीकरण करना, तो इसको कोडिंग का ही नाम दिया जाता है कि, और जहाँ तक बिंब की बात होती है, बिंब, अच्छा ये जो सेकंड वाला है, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन होते तो ये भी एक तरीका है नेमोनिक्स का। इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि नेमोनिक्स बनाने के लिए ये भी एक तरीका है कि कोडिंग कर देना किसी स्थान की या प्लेस की या जगह की। तो जैसे हम शॉर्टकट बना देते हैं, तो ये दोनों ही तरीके यानी कि बी और डी दोनों ही ठीक होगा, लेकिन जब दोनों ऑप्शन दिए हुए हो तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु के आकलन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज इन कैलकुलेटिंग IQ वॉज गिवन बाई ऑप्शन ए कटेल, बी गाल्टन, सी बिने, थर्ड डी स्पेयरमैन। बिने ने 1907 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। 1911 में विलियम स्टर्न ने ये फॉर्मूला ड्रॉ किया था, जो कि MA/CA/100 होता है। और 1916 में यहाँ पे लुई टर्मन ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और टीचर्स के साथ IQ को सबसे पहली बार मापा था। तो अगर मापने की बात आए तो टर्मन, अगर फार्मूला की बात आए तो विलियम स्टर्न, और अगर मेंटल एज की बात करें तो थियोडोर साइमन और एल्फ्रेड बिने ने 1907 दिया था। तो इसका आंसर ये होगा। गाल्टन जो नाम दिया गया है, इंटेलिजेंस पर पहला एक्सपेरिमेंटल वर्क गाल्टन ने किया था। स्पीयरमैन की बात करें तो ट्रायआर्किक, वो मोस्ट फैसिनेटिंग वर्क, ट्रायआर्किक इंटेलिजेंस दिया था इन्होंने। और कटेल की बात करें तो इनकी भी बहुत लाजवाब थियरी है जिसमें कि ये बात करते हैं फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की। तो ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन 7, अन्वेषणात्मक प्रश्नों का लाभ। द एडवांटेज ऑफ एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, छात्रों में तार्किक सोच पैदा करने में वृद्धि होती है,
बी छात्रों में समस्या पैदा करने में, सी छात्रों की अभिवृत्ति को शांत करने में, और डी उपरोक्त सभी। अब ये क्वेश्चन है जिसकी मैं एक दूसरे दिन बात कर रहा था कि ऐसे क्वेश्चन में यहां पे उपरोक्त सभी आंसर नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे, यहां पे ध्यान देने की जरूरत होती है। अभिवृत्ति की बात हो रही है, यानी कि एप्टीट्यूड की बात हो रही है। जब भी एटीट्यूड या एप्टीट्यूड की बात हो तो अन्वेषण से हमेशा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड हाई होता है। ऑलवेज रिमेंबर, यहां शांत करने की बात कर रहे हैं। छात्रों में समस्या पैदा करने में, छात्रों में समस्या पैदा करने में नहीं, समस्या अपने आप में अन्वेषण समस्या पैदा करता है और छात्र उस समस्या से समाधान की तरफ जाते हैं, जिसमें कि वो सबसे पहले अपने आप को एंगेज करते हैं, फिर वो एक्सप्लोर करते हैं, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, फिर वो इलैबोरेट करते हैं, देन वो इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद वो एक्सटेंड करते हैं। और इसी को कहते हैं 6E प्रिंसिपल, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक मेथड है। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, और जब ह्यूरिस्टिक मेथड अन्वेषण में लगता है तो इसकी बात किसने की थी? इसकी बात की थी आर्मस्ट्रॉन्ग ने, और उन्होंने इसे रूल ऑफ थंब के रूप में देखा है, रूल ऑफ थंब के रूप में देखा है। ये दो मेथड अगर आप अपनी क्लासरूम में यूज करते हैं या फिर याद रखते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो बहुत बढ़िया रहेंगे। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अन्वेषण को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए खोज विधि, बी ह्यूरिस्टिक विधि, सी प्रयोगशाला विधि, डी उपरोक्त सभी। जी हां, ये उन 66% क्वेश्चंस में शामिल होता है जिसमें कि आंसर उपरोक्त सभी ही होता है जब वो ऑप्शन में दिया हुआ हो। तो खोज विधि और ह्यूरिस्टिक मेथड एक ही है जिसकी अभी मैं पीछे बात की, और प्रयोगशाला विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसकी बात जॉन डुई कहते हैं, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, निम्न में से क्या एक शिक्षण की विशेषता नहीं है? वन ऑफ देम इज नॉट अ फीचर ऑफ टीचिंग। 1, शिक्षण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है, तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मीडियम के रूप में यूज होता है। शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षण प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। बहुत ही मजेदार है। हाँ जी, आंसर होगा इसका ये। अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आती है टीचिंग प्रोसेस, इसी को एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी को अगर समझने के लिए आपको कोई किताब पढ़नी हो तो वर्तमान में 3 किताबें हैं। एक तो है भाई अनीता वुल्फो, दिस इज बेस्ट बुक फॉर योर प्रिपरेशन। एज फार एज सेकेंड इज कंसर्न, तो स्टोनबर्ग ने भी एक कार्य किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपने अनीता वुल्फो पढ़ ली हो तो। बात रही इन 3 ऑप्शन की, तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो मेथड है वो है टीचिंग, तो बिल्कुल सही है। ह्यूमैनिटी भी है और साइंस भी है, कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि हम तर्क का भी इस्तेमाल करते हैं और हम मनोविज्ञान का भी इस्तेमाल करते हैं। और लिंक, हाँ जी, ये जो लिंक होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ये शिक्षण द्वारा क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विद्यार्थियों में मानचित्र को पढ़ाने से जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है वह निम्न में से संबंधित है। द प्रैक्टिकल चेंज दैट हैपन्स व्हेन स्टडिंग द मैप इन द स्टूडेंट्स इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग। ऑप्शन ए अर्थ उपयोगी, बी ज्ञान उपयोगी, सी अवबोध और डी सांस्कृतिक। जी, यहां पे आएगा अंडरस्टैंडिंग यानी कि कॉम्प्रीहेंशन। जी, हम कॉम्प्रीहेंशन बेटर करते हैं, हम उसको समझ पाते हैं अपनी समझ को बताने के लिए, जिसकी बात ब्लूम ने की है। आप यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी को देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में 5 to 10 क्वेश्चन यहीं से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे होगा भाई मीनिंग, उसके बाद होगा अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद होगा एप्लीकेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। तो नॉलेज और मीनिंग शो करते हैं मीनिंग को, अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग यानी
कॉम्प्रिहेंशन, और इसके बाद आता है एप्लीकेशन। तो आशा करता हूं कि आज के इन क्वेश्चन से कुछ समझ बनी होगी, कुछ मज़ा आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।